तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 89 थी जो जो 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 89 था। उसमें बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया है, तो उसमें बच्चों को डाउट था। तो प्रश्न क्या था कि एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिस तरह से जो बोर्ड ने माना है, कई लोग बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें जो 150% पर अंकित करता है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि 150% अधिक पर अंकित करता है। तो हम लोगों ने 150% पर अंकित करके देखा था, तो चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने जो बोर्ड ने जो इसका आंसर क्या माना था, 2400 माना था। तो वो 2400 आंसर इसका तभी आएगा जब हम लोग इसमें मानेंगे कि 150% अधिक पर अंकित करता है। ये प्रश्न ने थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न दिया था, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि इस प्रश्न पर बच्चों ने कंप्लेन किया था कि नहीं, या फिर कैंसिल हुआ था कि नहीं, पर इस प्रश्न में मतलब कि थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं मानता हूँ 150% पर दिया है, तो कन्फ्यूजन तो है। पर जब तक आप लोग इसको 150% अधिक नहीं मानेंगे तब तक इसका आंसर 2400 नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मानते हैं क्या क्रय मूल्य था 1600 रुपये। तो अगर हम लोग इस पर 150% पर अगर हम लोग इस पर अंकित करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या 1600 का 150%, 150%। तो ये क्या आएगा, हम लोग काटेंगे तो ये क्या आएगा, ये 2400 आएगा। तो ये क्या है, ये 2400, ये इसका अभी तो ये इसका अंकित मूल्य आया है, ठीक है ना। ये इसका अभी अंकित मूल्य आया है। अभी इस पर 40% का छूट भी देना है, तो 40% छूट देंगे हम लोग, तो क्या ये 240, इसका 40% छूट देंगे हम, तो कि इसका कितना बचेगा, इसका 60% बचेगा। तो 240 का ये दो क्या बोलते हैं, 2400 का 60% कितना बचेगा, 24 पच्चे 100 कि 24 पच्चे कितना होता है, 120 होता है। और 24 छक्के क्या होता है, 144। तो 144 क्या 1440 आ रहा है इसका विक्रय मूल्य छूट देने के बाद, जो ऑप्शन में कुछ कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है ना। इस लोगों ने हमको जब हम लोगों ने ये मांग किया कि 150% अधिक पर अंकित करता है तो इसका आंसर आ रहा है। इसी को हम लोग क्या माना, इसीलिए हम उसको 150% अधिक मांग किया था, तभी उसका आंसर आ रहा है। इसका बोर्ड ने प्रश्न थोड़ी हो सकता है गलती दिया हो, पर जिस तरह हम लोग किया था उसी तरह आपको करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लोग 150% पर मान के करेंगे तो इसका आंसर 1440 आएगा, जो कि ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 31 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही थी, तो ये क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। ये 31 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 98 है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं किया, बस इसमें थोड़ा जोड़ घटाना बस है, बाकी सब ईजी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया था, इसमें दो दुकानें दिया था, एक दुकान ए दुकान बी, ठीक है, शॉप ए शॉप बी, ठीक है ना। तो इसमें मतलब दिया था कि जो इसका परसेंटेज दिया था कि जो शॉप ए है उसमें टोटल 1200 केजी फल दिया है, और जो शॉप बी है उसमें टोटल 1000 केजी फल दिया है, ठीक है ना। और दिया है कि जो ये 1200 केजी है, इसमें से जो अन्य फल हैं वो 30% है, अमरूद 10% है, आम 24% है, और सेब 16% है, और नारंगी जो है वो 20% है। ऐसे ही शॉप बी में जो क्या दिया है, जो अन्य फल दिया है वो 26% दिया है, 1000 का वो 26% होगा। और जो अमरूद है वो 16% दिया है, आम 24%, सेब 14% और नारंगी 20% दिया है, ठीक है ना। और पूछा क्या है इसमें, मतलब कि जो फलों की कीमत भी दिया है, ठीक है ना। तो हम उसको लोग आगे देखेंगे। और बाद में पूछा है कि फलों की जो कुल कीमत होगी दोनों दुकानों में मिला करके वो कितनी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो फलों का ये दिया है ये परसेंटेज में दिया है, तो फलों को हम लोग पहले केजी में निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या दिया है कि ये जो अन्य फल है ये क्या है, 30% है। ये किसका, ये 1200 केजी का 30% है जो अन्य फल है वो दुकान ए में टोटल 1200 केजी फल है, तो उसका 30% क्या है, अन्य फल है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे अन्य फल केजी में। तो अन्य फल केजी में क्या होगा, 1200 का 30% करेंगे तो 30/100 काटेंगे तो आ जाएगा 360 केजी। इसी तरह हम लोग निकालेंगे अमरूद का 10%। तो अमरूद 1200 का क्या है, 10% है, तो 1200 का 10% करेंगे तो काटेंगे क्या आएगा, 120 केजी अमरूद है। इसी तरह आम है, तो आम को भी आम क्या है 24% है, तो इसी तरह 1200 गुणे 24% निकालेंगे तो इसका 288 केजी इसका आम आ जाएगा। इसी तरह सेब निकालेंगे 16%,
वो 16% निकाल लेंगे हम, तो वो 192 आ जाएगा। इस तरह हम लोग नारंगी निकालेंगे, नारंगी 20% है तो नारंगी आ जाएगा 240। इसी तरह हम लोग सॉफ्ट जो बी है उसका भी टोटल इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे केजी में सब कुछ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टोटल है वो 1000 केजी है, यहाँ पर 1200 था। तो यहाँ पर जो ये अन्य 26% है, ये 1000 का 26% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1000 का 26% क्या आ जाएगा, 260। तो ये क्या हो जाएगा, फिर अमरूद, अमरूद क्या है 16% है, तो ये 1000 केजी का 16% अमरूद है। तो 1000 केजी का 16% निकालेंगे तो 160 आएगा। इस तरह हम लोग आम भी निकाल लेंगे, सेब भी निकाल लेंगे और नारंगी भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए उसमें दिया है कि जो शॉप ए या शॉप बी है उनके जो जो फलों की कीमत है वो समान दिया है, क्योंकि दोनों का अलग नहीं दिया, मतलब एक ही दिया है। तो वो क्या है, वो दोनों पर फल की कीमत समान है। तो जब फलों की कीमत समान है तो दोनों के फलों का हम लोग जब प्राइस सब काउंट करेंगे तो जो दोनों को जोड़ के काउंट करेंगे। तो दोनों फलों में जो शॉप शॉप जो दोनों शॉप में जो कुल अन्य फल हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो शॉप ए में आया था क्या, 360 केजी अन्य फल थे, और शॉप बी में 260 केजी अन्य फल थे। तो इनको जोड़ेंगे तो कुल 620 केजी अन्य फल आ जाएंगे। और वैसे ही दोनों शॉप में जो अमरूद है, तो शॉप ए में 120 केजी अमरूद आया था और शॉप बी में 160 केजी अमरूद आया था। दोनों को जोड़ेंगे 280 केजी। इसी तरह दोनों फलों में कुल आम जोड़ लेंगे। 288 शॉप ए में था, 240 शॉप बी में था, उनको जोड़ेंगे 528 केजी टोटल आम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह फिर हम लोग सेब भी निकालेंगे, 332 केजी आएगा। और दोनों फलों में कुल नारंगी क्या आएगा, 440 केजी आ जाएगा। अब दिया है, प्रश्न में दिया है कि आम 30 रुपये किलो वो है और सेब 40 रुपये किलो है, नारंगी 20 रुपये किलो है, और जो अन्य फल है वो 15 रुपये किलो है, और जो अमरूद है वो 18 रुपये किलो है। तो कुल फलों की कीमत पूछा क्या होगी। तो जो अन्य फल हैं वो कितने हैं, 620 केजी हैं, और अन्य फलों का दाम क्या है, 15 रुपये प्रति किलो। तो हम लोग जब इसका दाम निकालेंगे तो 620 किलो गुणे 15 रुपये, फिर प्लस करेंगे क्योंकि सबका दाम को निकालना है, तो फिर प्लस करेंगे। फिर अगला फल क्या है, अमरूद। तो हम लोग अमरूद लिखेंगे 280। फिर अमरूद की कितना रुपये किलो बिक रहा है, 18 रुपये, तो 280 गुणे 18। फिर अगला फल क्या है, आम। आम कितना केजी है, 528 केजी आया है। तो 528 आम की कितना बिक रहा है, 30 रुपये किलो, तो 528 गुणे 30 कर लेंगे। फिर अगला फल क्या है, सेब। सेब कितना केजी है, 332, और कितने बिक रहा है, 40 रुपये किलो सेब बिक रहा है। तो 332 गुणे 40 ये सेब हो जाएगा। और नारंगी कितना है, 440 किलो है, और बी कितना बन रहा है, नारंगी बिक रहा है 20 रुपये केजी, तो 440 गुणे 20, ठीक है ना। इसको हम लोग पूरा इसका गुणा करेंगे, फिर ये आएगा। फिर हमको इसको जोड़ेंगे तो इसका टोटल फलों का दाम क्या आ जाएगा, 52,260 रुपये, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से बताना, हम आपको बताएंगे और अच्छे से मतलब बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जो पिछले क्वेश्चन बता दिया गया है, जो पिछला पढ़ा दिया गया है CI SI, ये सब आप लोग उसका रिविजन करते रहें अच्छे से, ठीक है ना। और ये यूपी पुलिस में मतलब कि अब हिंदी और रीजनिंग को भी लेके साथ में चलें, ठीक है। हिंदी का रिवीजन करते रहें और रीजनिंग की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करते रहें, पर हिंदी का रिवीजन छोड़ना नहीं है। और जो मैथ के हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको भी रिवीजन करते रहिए, नहीं तो वो भूल जाएंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 30 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में जिन क्वेश्चन में डाउट था आप लोगों ने कमेंट में पूछा था, वैसे ही कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ दिया करिए, हम बता दिया करेंगे। अगर कमेंट में नहीं समझ में आता है तो वो क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बना के मतलब बता दिया करेंगे और अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें पूछा है कि गणित में 28 छात्रों का औसत अंक 5 था, 8 छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया तो यह औसत 0.5 बढ़ गया, तो विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं। तो दिया है क्या, 28 छात्रों का औसत 5 है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि दिया है 28 छात्रों का औसत अंक 5 है, तो 28 छात्रों का कुल अंक क्या हो जाएगा, 28 गुणे 5 हो जाएगा इक्वल टू 140। अब क्या दिया है, 8 छात्रों के विद्यालय छोड़ने के बाद औसत 0.5 बढ़ जाता है।
ठीक है। तो जो 8 छात्रों के विद्यालय छोड़ने के बाद बचते हैं कितने, 20 छात्र बचते हैं। तो उनका औसत क्या होगा 20 छात्रों का, क्योंकि जो औसत बढ़ रहा है, क्योंकि 8 छात्र तो विद्यालय छोड़ दे रहे हैं, बच कितने रहे हैं 20। तो औसत भी जो बच रहे हैं उन्हीं का ना औसत बढ़ेगा। तो पहले क्या था 5 था, अब क्या कितना हो गया औसत 5.5 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 बढ़ रहा है। तो 20 छात्रों का कितना बढ़ गया है, बढ़ के हो जाएगा 5.5। तो अब 20 छात्रों का औसत क्या होगा 110। और 2 छोड़ के 8 चले गए हैं, तो उनका औसत क्या था, पहले 28 का था 140, और बाकी जो 20 रह गए हैं उनका है 110। तो जो बाकी बचेगा वो जो छोड़ के गए हैं उनका होगा। तो बाकी 8 छात्रों का जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया उनका कुल अंक क्या हो जाएगा 140 माइनस 110, कितना जाएगा 30 अंक। तो 8 छात्रों का औसत अंक क्या हो जाएगा, उनका कुल अंक 30 था, तो 8 छात्रों का औसत अंक 30/8 करेंगे तो 3.75 उनका औसत अंक आ जाएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंदी है, आप लोग इसको समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग फिर से हमसे पूछिएगा, हम इसको और अगले वीडियो में और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आता पर हम प्रयास करेंगे कि आपको यहीं पर समझ में आ जाए। तो हम लोग पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और जल का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना जल प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और जल का अनुपात 1:1 हो जाए, मतलब कि क्या ग्लिसरीन और जल बराबर हो जाए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो दिया है कि मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना जल प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, मतलब क्या कि जितना मिश्रण का भाग निकाला जाएगा उतना ही उसके स्थान पर जल प्रतिस्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितना मिश्रण निकाला जा रहा है उसके स्थान पर उतना ही जल प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो दिया क्या है, दिया है ग्लिसरीन और जल का अनुपात 3:1 है। तो हम लोग मानते हैं कि माना कुल मिश्रण 4 लीटर है। 4 लीटर इसलिए माने ताकि कैलकुलेशन की ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पर अनुपात क्या है, इसको 3 एक मिलाएंगे तो 4 होगा। तो इसलिए हम लोग क्या मान लिए हैं, कुल मिश्रण 4 लीटर है, ठीक है। तो जिसमें से 3 लीटर ग्लिसरीन हो जाएगा ये अनुपात के हिसाब से, और 1 लीटर जल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 लीटर मिश्रण में ग्लिसरीन का भाग क्या होगा 3/4, क्योंकि 3 लीटर ग्लिसरीन है और टोटल मिश्रण क्या है 4। तो ग्लिसरीन में जो मिश्रण का मतलब मिश्रण में ग्लिसरीन का जो भाग होगा वो 3/4 होगा, क्योंकि उसमें 3 लीटर ग्लिसरीन और कुल मिश्रण है 4। तो 3/4 भाग मिश्रण का ग्लिसरीन है। इसी तरह से 4 लीटर मिश्रण में जल का भाग क्या है 1/4, क्योंकि 1 लीटर जल है और टोटल मिश्रण क्या है 4। तो मिश्रण का 1/4 भाग जल है, ठीक है। अगर इसको आप लोग को डाउट हो तो आप लोग निकाल सकते हैं कि मिश्रण का 3/4 भाग ग्लिसरीन है कि नहीं है, ठीक है। तो मिश्रण कितना है 4, मिश्रण क्या है 4 है, तो 4 का 3/4 भाग करेंगे तो 4 कट जाएगा, मतलब क्या उसका 3 भाग, उसका 3 लीटर क्या है उसका ग्लिसरीन है। ऐसे ही 1/4 करेंगे हम लोग और इसका 4 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब क्या इसका 1 लीटर क्या है जल है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि माना 4 लीटर मिश्रण में से x लीटर मिश्रण निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग 4 लीटर मिश्रण में से x लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x लीटर निकाल रहे हैं तो x लीटर हम लोग जल उसमें मिलाएंगे भी फिर बाद में, ठीक है। तो जितना भाग ग्लिसरीन का जल और मिश्रण में है, ठीक है, उतना ही भाग x लीटर निकालने पर x में ग्लिसरीन का और जल का होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जितना ये भाग कैसे, मतलब कि ग्लिसरीन का 3/4 भाग क्या बोलते हैं, टोटल मिश्रण का 3/4 भाग ग्लिसरीन है और 1/4 भाग क्या है जल है। तो जो हम लोग x भाग निकाल रहे हैं टोटल मिश्रण का, जो x निकाल रहे हैं उस x लीटर का 3/4 भाग ग्लिसरीन होगा और 1/4 भाग जल होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, x लीटर में ग्लिसरीन का भाग क्या हो जाएगा 3/4 गुणे x, तो क्या हो जाएगा 3x/4। और यहाँ पर x लीटर में जल का भाग क्या हो जाएगा 1/4 गुणे x, फिर क्या हो जाएगा x/4, ठीक है। यहाँ पर कई लोग डाउट में होंगे तो एक बार फिर से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से लिया गया है, ठीक है, क्या कि 4 लीटर मिश्रण में ग्लिसरीन का कितना भाग है 3/4 भाग है। तो क्या, तो जितना भाग निकाला जाएगा टोटल मिश्रण का कितना निकाला जा रहा है x लीटर, तो x लीटर निकाला जा रहा है तो x लीटर मिश्रण में उसका 3/4 भाग ग्लिसरीन का भी निकलेगा और 1/4 भाग यहाँ जल है, तो x लीटर मिश्रण में 1/4 भाग उसका जल निकलेगा। तो यहाँ पर इसलिए ये किया गया है। तो यहाँ पर x लीटर ग्लिसरीन का भाग कितना निकल रहा है
3/4 गुणे एक्स है, मतलब कि एक्स लीटर में 3x/4 ग्लिसरीन है और एक्स लीटर में जल का भाग क्या है, x/4 भाग उसका जल है एक्स लीटर में। तो 3 लीटर में बचा ग्लिसरीन, ठीक है। टोटल की कितना ग्लिसरीन था, 3 लीटर, तो 3 लीटर ग्लिसरीन था। अब 3x/4 उसका निकल जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इतना ग्लिसरीन बच रहा है। तो एक लीटर जल में बचा जल क्या क्या हो जाएगा, 1 लीटर, और x-4 निकल रहा है तो उसको माइनस कर लेंगे, तो बचा हुआ जल क्या हो जाएगा, 1 - x/4। अब प्रश्न में दिया है कि जितना भाग मिश्रण का निकलता है उतना ही जल मिलाया जाता है। फिर ग्लिसरीन और जल का अनुपात समान हो जाता है, क्योंकि वहाँ दिया है कि उसको प्रतिस्थापित करने पर ग्लिसरीन और जल का अनुपात 1:1 हो जाता है। मतलब 1:1 हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाता है। 1:1 मतलब क्या, समान हो जाता है, तभी ना ये उसका अनुपात समान है, मतलब क्या, मिश्रण भी समान हो जाता है। तो जितना बाकी हम लोग कितना निकाला था वहाँ पर, मिश्रण x निकाला था, तो अब x लीटर जल मिलाएंगे भी। तो यहाँ पर ये जो मिश्रण x/4 निकालने पर क्या आया था, 1 - x/4 आया था। फिर इसमें x लीटर जल मतलब जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या आएगा, 1 - x/4 प्लस x है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो x लीटर जल मिलाने पर जल बचे हुए ग्लिसरीन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अनुपात 1:1 है। उसमें दिया है कि प्रतिस्थापित करने पर 1:1 बराबर, मतलब कि उस पर उसका अनुपात 1:1 हो जाता है। तो मतलब क्या, बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हम लोग यहाँ से निकाला था बचा हुआ ग्लिसरीन क्या था, 3 - 3x/4, तो बचा हुआ ग्लिसरीन। फिर उसमें जब हम लोग 1 लीटर जल मिलाए हैं तो उसका मतलब क्या, इतना आ गया है। इन दोनों का अनुपात 1 हो जाता है, मतलब क्या, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे इसका पूरा। यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स क्या आएगा, 4/3, मतलब क्या, एक्स का मान 4/3 आएगा, मतलब क्या, कि मतलब कुल मिश्रण का 4/3 मतलब उसका लीटर निकाला गया है। कुल क्या था, कुल मिश्रण कितना था, 4 लीटर, तो उसमें से 4/3 लीटर निकाला गया है। तो कुल मिश्रण का कितना भाग बचा हुआ, मतलब कितना भाग निकाला गया, मिश्रण क्या था, मिश्रण था 4 लीटर, इसका 4/3 भाग निकाला गया। इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, मतलब कि मिश्रण का 1/3 भाग निकाला गया। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर बटे किए हैं कि 3 लीटर था और फिर ये ग्लिसरीन था और 4 लीटर कुल था, तो 3/4 भाग हो गया। उसी तरह यहाँ पर 4/3 लीटर निकाला गया था और कुल मिश्रण क्या था, 4। तो हम लोग काटे हैं तो मतलब क्या, 1/3 भाग उसका निकाला गया है टोटल। तो यही आंसर होगा। ये प्रश्न मुझे पता है आप लोग को थोड़ा दिक्कत करेगा। फिर अगर आप लोग को ये अभी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझसे मतलब कमेंट में लिखना। इसके लिए हम एक इस प्रश्न के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर नहीं समझ में आया तो। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और उनका एचसीएफ 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। तो इसका सूत्र क्या होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए गुणे बी एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये हो जाएगा। और उनका दिया है कि ए प्लस बी का योगफल दिया है 100, तो हम लोग को पता चल गया क्या, ए प्लस बी बराबर 100 और ए प्लस और ए बी मतलब संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, 495 गुणे 5 आ जाएगा। तो एक ये सूत्र होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो इसको जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो इसका सूत्र था वही आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वही आएगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर ए प्लस बी का मान दिया है, इसलिए ये वाला सूत्र लिखे हैं, ठीक है। और हमको ज्ञात क्या करना है, संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी का हम लोग मान रखेंगे, फिर यहाँ पर ए बी का मान रखेंगे। तो इसको हम लोग पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, घटाएंगे यहाँ से यहाँ पर इसको, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, 100 आएगा। तो ए माइनस बी यहाँ पर क्या देगा, 10 आ जाएगा। तो हमसे संख्याओं का अंतर पूछा है, तो संख्याओं का अंतर ए माइनस बी क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन वो था 79 वाला क्वेश्चन ये क्यों, जैसे ये 78 वाला क्वेश्चन था, इसी प्रकार का क्वेश्चन ये 83 वाला है, ठीक है ना। तो अगर वो आपको समझ में आया होगा तो ये भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये 30 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में थोड़े क्वेश्चन थोड़े लेंदी दे दिए हैं, ठीक है ना। पर अगर आप लोग इसको एक बार समझ लेते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक पात्र में दो द्रव x और y हैं, ठीक है, जिनका अनुपात जो 5 और 3 के अनुपात में है। जब 8 लीटर मिश्रण उसमें से निकाला जाता है और पात्र को तरल y से भर दिया जाता है तो x से y का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल x था, ठीक है ना। तो आप लोग को प्रश्न में ध्यान देना है क्या इसमें कि जब x लीटर मिश्रण निकाला जाता है
और पात्र को तरल वायु से भर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मान लेना कि जो जो मतलब निकल रहा है मिश्रण, जो 8 लीटर मिश्रण निकल रहा है, ठीक है ना, तो उसके साथ में जो वायु तरल भर दिया जा रहा है वो भी 8 ही लीटर भरा जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको मान लो, उसमें लिखा नहीं लेकिन आपको मान लेना है, ठीक है ना, तभी ये प्रश्न हो पाएगा। इस तरह के प्रश्न में वो मतलब कि मान लेना चाहिए कि उतना ही भरा जा रहा है। तो दिया है 2 द्रव एक्स और वाई हैं जो 5:3 के अनुपात में है। इनमें से 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर 8 लीटर वाई द्रव भर दिया जाता है। तो जो नया अनुपात आता है वो एक्स और वाई का वो 2:3 होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना मिश्रण में एक्स की मात्रा क्या है, ये यहाँ 5:3 था, तो हम लोग मान लेते हैं कि मिश्रण में एक्स की मात्रा 5A लीटर, ठीक है, और वाई की मात्रा 3A लीटर। तो कुल मिश्रण कितना हो गया, 8A लीटर। ये हो गया, ये कुल मिश्रण हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिश्रण में एक्स का भाग, जैसे हम लोग उस 78 वाले क्वेश्चन निकाले थे कि कुल मिश्रण में एक्स का भाग, एक्स की मात्रा क्या है 5A और कुल मिश्रण क्या है 8A। तो 5A/8A इसका भाग हो जाएगा। हम लोग काटेंगे तो 5/A कि मतलब क्या, कुल मिश्रण का 5/8 भाग क्या है, एक्स है, ठीक है ना। इसी तरह कुल मिश्रण में वाई का भाग 3A/8 है, तो क्या 3/8, मतलब क्या कुल मिश्रण कितना 8 है, मतलब 8 है कुल मिश्रण का, 3/8 भाग क्या है उसका वाई है, ठीक है ना। तो कुल मिश्रण में ये 2 वाले लिख लिए हम लोग। तो कुल मिश्रण में जितना भाग एक्स और वाई का है, तो जब एक्स लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो एक्स और वाई का उतना ही भाग 8 लीटर में भी होगा, ठीक है। मतलब क्या कि जो 8 लीटर मिश्रण हम लोग निकाल रहे हैं, उसमें से जो द्रव है उसमें जो हम लोग 8 लीटर मिश्रण हम लोग उसको निकालने बाहर, तो जो 8 लीटर मिश्रण निकल रहा है उसमें एक्स का भाग क्या 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 होगा, 5/8 भाग होगा, और उसमें वाई का भाग क्या होगा, 3/8 भाग होगा, ठीक है ना। जिस तरह से 78 वाले नंबर क्वेश्चन में हो रहा था। तो एक्स का निकाला गया भाग कितना, 8 लीटर का 5/8 भाग, मतलब क्या 8 कट जाएगा, मतलब क्या 8 लीटर में से 5 लीटर निकल रहा है एक्स। तो वाई का निकाला गया भाग 3/8 गुणे 8 करेंगे, काटेंगे, मतलब 3 लीटर, मतलब कि 8 लीटर में से 5 लीटर निकल रहा है एक्स और 3 लीटर निकल रहा है क्या, वाई। तो बचा एक्स निकालने के बाद, मतलब टोटल कितना था, पहले एक्स की क्या था 5A, हम लोग क्या माने थे 5A माने थे एक्स को। अब 5A में से 3 लीटर क्या बोलते हैं 5 लीटर एक्स निकल जा रहा है, तो 5A, तो बचा हुआ एक्स का भाग क्या हो जाएगा 5A - 5, और बचा वाई का भाग इसी तरह 3A - 3, ठीक है। पर 8 लीटर जो मिश्रण निकाला गया है उसके स्थान पर वाई लीटर, मतलब उसके स्थान पर वाई 8 लीटर मिलाया गया है, ठीक है ना। तो वाई 8 लीटर मिलाने पर नया वाई की मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या था वाई 3A - 3 था, पर नया 8 लीटर उसमें मिला रहे हैं हम लोग वाई, वो जो मिश्रण निकाले थे उसके स्थान पर जो मिलाए हैं तो हम लोग नया मिला रहे हैं। तो 3A - 3 + 8 और इक्वल टू, तो इसको क्या हो जाएगा 3A + 5, यहाँ घट जाएगा तो 3A + 5 आ जाएगा। और प्रश्न में दिया है कि 8 लीटर वाई में मिलाने पर नया मिश्रण का अनुपात क्या होता है, एक्स और वाई का 2:3 का रहता है। तो नया एक्स की मात्रा बटे नया वाई की मात्रा, यहाँ से 2:3 से 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर नया हम लोग जो मतलब कि क्या बोलते हैं, जो नया यहाँ पर एक्स का मान आया था क्या 5A - 5 जो बचा था बाद में, और जो नया 8 लीटर में मिलाने के बाद जो नया वाई का मान है तो वो यहाँ ये आया है। दोनों को हम लोग ऐसे रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो ए का मान आएगा 25/9, ठीक है। तो एक्स की मात्रा प्रारंभ में कितनी थी 5A लीटर, तो यहाँ पर ए का मान क्या आया है 25/9, तो 25/9 गुणे 5 मतलब क्या 125/9 लीटर, तो क्या मतलब 13 सही 8/9 लीटर इसका मान आ जाएगा, ठीक है ना। और 78 नंबर प्रश्न में क्या पूछा था, उसमें लीटर नहीं, उसमें लीटर नहीं था, उसमें क्या था, उसमें हम लोग भाग निकाले थे, इसलिए यहाँ पर 4/3 एक्स से हम लोग इसको भाग में हम लोग इसको बदले थे, क्योंकि आंसर इसका भाग में आया था। अगर लीटर में इसका आंसर आता तो 4/3 लीटर इसका आंसर होता, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। तो ये क्या दिया है कि 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना एक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है एक्स है, ठीक है। तो उसको 5 पुस्तकों के बराबर हानि होती है, तो 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5x, ठीक है।
और वो टोटल 17 पुस्तकें बेचता है, तो 17 पुस्तकों का क्रय मूल्य 17x है। तो दुकानदार 17 पुस्तकों को 720 में बेचता है, तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य यानी 5x की हानि होती है। मतलब कि यदि वह 720 में बेचने पर जो हानि हो रही है 5x, उसे जोड़ कर बेचे तो ना कोई हानि होगी और ना कोई लाभ होगी। और कोई लाभ या हानि तब नहीं होती है जब वस्तु को क्रय मूल्य पर ही मतलब कि बेच दिया जाता है। वस्तु को जब क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो ना कोई हानि होती है और ना कोई लाभ होता है। तो उसको 720 में बेचने पर 5x की हानि हो रही थी, मतलब कि यदि 720 में 5x हम लोग और जोड़ दें तो उसको ना ना कोई हानि होगी और ना कोई लाभ होगा। मतलब क्या, और तो मतलब क्या, वह वस्तु का जो क्रय मूल्य है वस्तु उसी पर बिक जाएगी। मतलब क्या, 720 और इसका प्लस 5x, मतलब क्या हो जाएगा, ये उसका क्रय मूल्य है, तो तभी ना क्रय मूल्य बेचेंगे तो उसका हानि या लाभ नहीं होगा। और हम लोग यहाँ पर निकालें कि कुल पुस्तकों 17 पुस्तकों का क्रय मूल्य 17x, तो 720 अब प्लस 5x इक्वल टू 17x। तो हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 60। इस प्रश्न ने पूछा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, तो हम लोग यहाँ क्या माने थे, एक पुस्तक का क्रय मूल्य x था, तो x का मान आ गया 60। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया। ये अगर दिक्कत आप लोग को होगी तो यहीं पर होगी कि हम लोगों ने कैसे ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो एक बार फिर से आप लोग को हम बताते हैं कि वह जब 17 पुस्तकों को 720 में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हमने माना था कि 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य 5x, तो मतलब कि 720 में यदि हम 5x जो हानि हो रही है वो हम अगर और जोड़ दें तो उसको हानि होगी, ना तो हानि होगी ना तो लाभ होगा। मतलब क्या, वस्तु क्रय मूल्य पर बिकेगी, तो क्रय मूल्य पर बिकेगी वस्तु, तो मतलब क्या, 720 और 5x जोड़ने पर जो उसका मूल्य होगा वो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, तभी ना वो ना कोई हानि होगी ना कोई लाभ होगा। तो इसलिए 720 प्लस 5x इक्वल टू उसका क्रय मूल्य क्या हम यहाँ पर निकाले थे, कुल पुस्तकों का 17x है, तो उसके बराबर हो गया है। तो यहाँ से x का मान हम लोग निकाले हैं तो 60 आ गया है। तो वो वहाँ पूछा था कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, तो 60 आया, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इसमें दिया है एक पंप एक टंकी को जल से 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन लेकिन टंकी के तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। तो रिसाव के कारण पूर्णतः भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग ये यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 3 घंटे में भर सकता है। तो हम लोग क्या माने हैं, माना टंकी की क्षमता 6 लीटर। यहाँ पर कई बोलेंगे 6 लीटर क्यों माना है, तो वहाँ पर समय 3 घंटे दिया तो उसका हम लोग मल्टीपल मानते हैं। अगर हम लोग 3 लीटर मानते हैं तो कैलकुलेटर जो इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा और मतलब कि पॉइंट में होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने इसको 6 माने। आप लोग इसको 9 भी मान सकते हो, इसको 12 भी मान सकते हो, ठीक है, 3 का मल्टीपल मान सकते हो, जिससे कैलकुलेशन ईजी होता है। कई लोग बोलते मतलब कि आप इसका 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन और कठिन हो जाता है, ठीक है ना। उससे भी आंसर आएगा लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हमने क्या माना टंकी की क्षमता 6 लीटर, ठीक है। तो 3 घंटे में पंप टंकी को भर सकता है, तो 1 घंटे में पंप द्वारा भरा गया पानी 6/3 क्या हो जाएगा, 2 लीटर। मतलब क्या, 3 घंटे में 6 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना कितना भरेगा, 2 लीटर भर रहा है, ठीक है। पर टंकी में रिसाव है जिससे जिससे पंप को टंकी भरने में 3 सही 1/2 घंटे, ठीक है ना। तो कॉपी को थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, टंकी में रिसाव है जिससे पंप को टंकी भरने में 3 सही 1/2 घंटे, मतलब क्या 7/2 घंटे यानी क्या 3.5 घंटे, मतलब कि 3.5 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो 3.5 घंटे में पंप द्वारा भरा गया पानी, पंप क्या एक घंटे में 2 लीटर भर रहा था, तो यहाँ पर पंप कितना कितना चल रहा है, 3.5 घंटे चल रहा है। मतलब क्या कितना, मतलब कि आधे घंटे एक्स्ट्रा चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, क्योंकि पानी में रिसाव है तो पानी निकल रहा है, ठीक है ना, तो उसको आधे घंटे ज़्यादा समय लग रहा है। तो 1 घंटे में भर रहा है 2 लीटर, तो 3.5 घंटे चल रहा है, तो 3.5 घंटे में कितना भरेगा, 7 लीटर। मतलब क्या, टंकी थी 6 लीटर की है पर भर रहा है 7 लीटर। मतलब क्या कि 3.5 लीटर में 1 लीटर पानी बाहर मतलब निकल जा रहा है, मतलब कि रिसाव के द्वारा, ठीक है ना। रिसाव में 1 लीटर पानी बह जा रहा है 3.5 घंटों में, तो मतलब कि 3.5 घंटे में वो 6 लीटर भर रहा है, 1 लीटर उसका मतलब रिसाव हो जा रहा है। पर टंकी 6 लीटर की है, मतलब क्या 3.5 घंटों में 1 लीटर पानी रिसाव हो जाता है, ठीक है ना। तो 1 लीटर पानी रिसाव होने में कितना समय लगता है, 3.5 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 3.5 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहा है पर टंकी 6 लीटर की है, ठीक है ना। तो मतलब क्या 1 लीटर पानी रिसाव हो जा रहा है तभी ना टंकी 6 लीटर मतलब की भर रही है। तो 1 लीटर पानी रिसाव होने में लगा समय 3.5 घंटे, ठीक है ना।
तो भरी हुई टंकी यानी 6 लीटर पानी रिसाव होने में लगा समय। प्रश्न में दिया है कि भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगता है रिसाव के द्वारा। तो 1 लीटर खाली करने में 3.5 घंटे ले रहा है। तो 6 घंटे तो 6 लीटर खाली करने में कितना समय लेगा? 3.5 गुणे 6 मतलब क्या 21 घंटे समय लेगा वो, ठीक है ना। क्वेश्चन में मैं फिर से बोला, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछेगा, ठीक है ना। अगर कमेंट में अगर बता सकते हैं तो बताएंगे, नहीं तो फिर से वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाए। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। तो ये प्रश्न थोड़ा लंबा है पर आप लोग, ये थोड़ा ईजी है, ठीक है। थोड़ा लंबा है पर ईजी है, ठीक है। बस इसमें देख इसको डरना नहीं है। अगर एक बार समझ गए तो बहुत ईजी प्रश्न है। बस इसमें थोड़ा इसको टाइम टेकिंग है, इसको लगाने में थोड़ा टाइम लगता है पर ईजी प्रश्न है। तो हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं कि ए ने 1,12,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया, तथा इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से के 9800 रुपये प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना था, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। इस प्रश्न में ये है कि जो ए है वो अपनी जो पूंजी उसकी 1,12,000 रुपये वो पूरे साल के लिए निवेश करता है, और जो बी है वो उससे 2 महीने बाद उसमें शामिल होता है। मतलब क्या, बी ने पूंजी 10 महीनों के लिए निवेश किया और सी बी के 2 महीने बाद उसमें शामिल होता है। मतलब क्या, सी ने पूंजी 8 महीनों के लिए निवेश किया। और फिर प्रश्न दिया है कि बी ने अपनी पूंजी को जो आखिरी के 2 महीने हैं तो अपनी पूंजी में से आखिरी के 2 महीनों में से 8,000 निकाल लिए थे, और जो सी है उसने भी आखिरी के अपने 2 महीनों में से पूंजी में से 8,000 निकाल लिए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब आगे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में केवल ये एक ही सूत्र अधिकतर प्रयोग होगा, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, ठीक है ना। तो दिया है कि ए ने 1,12,000 लगाएं और पूरे साल भर के लिए यानी 12 महीनों तक लगाए रहा, क्योंकि ए पैसे नहीं निकाल रहा है और ए पूरा टाइम से आ रहा है। बी और सी बाद में आ रहा है लेकिन ए टाइम से आ रहा है, तो ए पूरा 12 महीनों के लिए पैसे लगाता है, ठीक है ना। तो ए का लाभ क्या होगा, पूंजी गुणे समय से क्या हो जाएगा, यहाँ पूंजी इसकी कितनी थी, 1,12,000 रुपये, और ये समय क्या था इसका, 12 महीने। तो पूंजी गुणे समय से इसका लाभ क्या होगा, 13,44,000 रुपये। मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी म्यूजिक चल रही होगी तो आप लोग थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, और बी ने 80,000 रुपये लगाए पर वो 2 महीने बाद शामिल हुआ। मतलब जो बी है वो 10 महीनों के लिए लगाता है, क्योंकि वो ए से 2 महीनों बाद आता है, ठीक है ना। तो वो 80,000 लगाता है और 2 महीनों बाद आता है, तो वो 10 महीनों के लिए लगाता है। और बी ने आखिरी के 2 महीनों में अपनी पूंजी में से 8,000 निकाल लिए थे। मतलब क्या, उसने केवल 8 महीनों के लिए 80,000 लगाए, ठीक है ना। अच्छा, बाकी की जो आखिरी उसके 2 महीने थे उसमें से 8,000 निकाल लिया। मतलब आखिरी 2 महीनों के लिए उसने 72,000 रुपये लगाए, और शुरू के 8 महीनों के लिए 80,000, आखिरी के 2 महीनों के लिए 72,000। तो बी का 8 महीनों में लाभ क्या होगा, 80,000 गुणे 8 क्या हो जाएगा, 6,40,000। और पर बी का जो आखिरी के 2 महीनों में लाभ क्या होगा, उसके लिए पूंजी क्या थी, 72,000, और समय क्या था, 2 महीने। तो आखिरी के 2 महीनों में लाभ कितना होगा, 1,44,000। तो बी का कुल लाभ क्या होगा, 6,40,000 प्लस 1,44,000 हम लोग जोड़ लेंगे तो इसका आ जाएगा 7,84,000 बी का कुल लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग सी का निकालेंगे। सी कितने महीनों के लिए निवेश करता है, 8 महीनों के लिए, क्योंकि सी है वो बी के 2 महीनों बाद आता है। तो सी 10 महीनों के लिए निवेश किया था, तो बी के 2 महीनों बाद सी आया, तो मतलब बी कितने महीनों के लिए निवेश करता है, 8 महीनों के लिए। और सी बी के 2 महीने बाद शामिल होता है, मतलब 8 महीनों के लिए शामिल होता है, ठीक है। और सी 72,000 के साथ शामिल होता है, पर आखिरी के 2 महीनों में ये 8,000 निकाल लेता है पूंजी में से। मतलब कि 6 महीनों के लिए उसने निवेश किया था 72,000, और बाकी जो आखिरी के 2 महीनों में उसने 8,000 निकाल लिया। तो आखिरी के 2 महीनों के लिए उसने कितना निवेश किया था, 64,000 रुपये लगाया था। तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर दूसरे पेज पर,
कि तो सी की 6 महीनों में लाभ क्या होगा, सी उसका 6 महीनों के लिए पूंजी क्या था 72,000, तो 72,000 गुणे 6 क्या हो जाएगा 4,32,000। पर सी का जो आखिरी के 2 महीने हैं उसमें उसकी पूंजी क्या थी, क्योंकि उसने 8 निकाल लिया था 72,000 में से, तो उसके आखिरी के 2 महीनों में पूंजी बची थी 64,000। तो 64,000 गुणे 2 महीने क्या हो जाएगा, इसका कुल लाभ क्या होगा 1,28,000। सी का कुल लाभ क्या हो जाएगा 6 महीनों का लाभ प्लस 2 महीनों का लाभ दोनों का जोड़ लेंगे तो सी का 8 महीनों का लाभ क्या आ जाएगा 5,60,000। अब हम ए बी सी के लाभ का अनुपात निकाल लेंगे यहाँ से, ऐसे करके इनका हम निकाल लेंगे, जिसको हम लोग काटेंगे तो ए बी सी के लाभ का जो अनुपात आएगा वो 84/49/35 आएगा। और प्रश्न में दिया है कि अंत में बी को 9800 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो बी का यहाँ पर लाभ क्या है 49 है, उसको प्राप्त कितना हो रहा था 9800, तो 49 इक्वल हो जाएगा 9800। तो ये एक का मान क्या हो जाएगा 200। तो हमको निकालना है कुल लाभ, तीनों का कुल लाभ निकालना है। तीनों का कुल लाभ हम लोग जोड़ लेंगे 49 और ये 84/35 जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा 168। और ये एक का मान क्या है, एक का मान है 200। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 168 गुणे 200 क्या हो जाएगा 33,600 कुल तीनों का लाभ हो जाएगा। और यही हम लोग का आंसर होगा। ये प्रश्न अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग पहले इसको एक बार और फिर से देखना, ठीक है ना। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछना। अगर फिर भी नहीं आता है तो हम आपको इस प्रश्न के लिए एक अलग वीडियो भी लेकर अगर आएंगे अगर आप लोग बोलोगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है ना। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 89 में कि चीनी की लागत पर 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का मूल विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में क्या बोला कि यदि चीनी के हम लोग खरीदते हैं तो 608 रुपये में हम लोग जितना केजी चीनी खरीदते हैं, ठीक है ना। यदि उस चीनी पर 5% की छूट दे दी जाए तो हम लोग को 2 केजी और हम लोग अधिक चीनी खरीद पाएंगे। तो वही हम लोग को पता करना है, ठीक है ना, कि जो पहले जो हम खरीदते थे 608 रुपये में और हमको 2 केजी चीनी एक्स्ट्रा नहीं मिलता था, वही पता करना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि दिया है एक खरीदार को यदि चीनी पर 5% की छूट दी जाती है तो वो 608 रुपये में 2 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना चीनी के 1 केजी का मूल्य क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो 5% छूट देने के बाद उसका कितना बचेगा 95 बचेगा। तो 5% छूट देने के बाद 1 केजी चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा x का 95% हो जाएगा। तो x का 95 इसको काटेंगे हम लोग 19 × 95 और 20 से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चीनी के छूट देने के बाद 1 केजी चीनी का मूल्य क्या होगा 19x/20 और बिना छूट के उसका मूल्य क्या था x था और 5% छूट देने के बाद क्या हो गया 19x/20, ठीक है। प्रश्न में दिया है कि 608 रुपये में वो जितनी चीनी खरीदता है छूट देने के बाद 2 केजी अधिक चीनी खरीदता है। तो क्या 600 मान लीजिए जब चीनी का मूल्य था उसका मतलब उसका था 1 केजी चीनी का मूल्य था 100 रुपये, तो वो 608 रुपये में जितनी चीनी खरीदता था अगर 5% छूट देने के बाद जब इतना मूल्य हो गया तो वो 2 केजी अधिक चीनी खरीदता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बिना छूट दिए खरीदा चीनी क्या मतलब कि बिना छूट दिए कितना केजी चीनी खरीदता है कुल रुपये कितना 608 और बटे 1 केजी चीनी का दाम बिना छूट दिए क्या है x है। तो कितना केजी चीनी खरीदा 608 बटे x केजी चीनी खरीदा बिना छूट दिए। अब छूट देने के बाद कितना चीनी खरीदा कुल रुपये 608 और 1 केजी दाम का क्या था छूट देने के बाद 19x/20। तो क्या यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 640/x कि मतलब क्या छूट देने के बाद 640 और बटे x चीनी खरीदा और छूट के पहले इतना केजी चीनी खरीद रहा था। पर प्रश्न में दिया है कि छूट के पहले जितना चीनी खरीद रहा था छूट देने के बाद उससे 2 केजी अधिक चीनी खरीदता है। मतलब क्या ये जो 640/x है ये 608/x से ये 2 केजी अधिक है, ये 2 केजी अधिक है क्योंकि ये छूट देने के बाद ये केजी है और ये छूट देने के पहले का केजी है। तो ये 2 केजी अधिक उससे खरीदता है तब इतना केजी खरीदता है। मतलब क्या जब इसमें 2 केजी हम लोग जोड़ेंगे तब इसके बराबर वो आएगा, ठीक है। जब छूट देने के पहले वाले में 2 केजी हम लोग जोड़ेंगे तब इसके बराबर आएगा। तो छूट देने के बाद 2 केजी अधिक खरीदता है तो छूट देने के पहले का केजी प्लस 2 केजी प्लस छूट देने के बाद जितना केजी खरीदता है वो, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग x का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो क्या हम लोग क्या माना था माना चीनी की 1 केजी का मूल्य क्या था छूट के पहले x रुपये था। तो क्या आ गया x का मान 16।
तो प्रश्न ने पूछा क्या है कि चीनी का मूल विक्रय मूल्य क्या है। तो छूट देने के बाद उसका मूल विक्रय मूल्य क्या था कि जिसमें वो चीनी बिक रहा था वो कितने बिक रहा था, वो x kg में ही बिक रहा था, तो वही x का मान आ गया 16 रुपये। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक पूछिए, और आपको ये नहीं सोचना है कि सर क्या सोच रहे होंगे कि मतलब कि कितनी बार उनसे पूछना पड़ रहा है। आप जितनी बार पूछेंगे आपको बताया जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है ना। इसमें दिया है, प्रश्न में क्या दिया है कि कार्तिक ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न के लिए पहले हम लोग पूरा देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति ए से बी तक किसी चाल से जाता है और बी से ए तक फिर वापस आता है, मतलब कि दूरी नहीं बदलती है, बस चाल बदलती है, तो इस तरह की प्रश्न के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है ना। मतलब कि केवल वो ए से बी तक जाता है, फिर बी से ए तक फिर वापस आता है। क्या तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूरी क्या है, समान है, दूरी नहीं बदल रही, केवल वो चाल बदल रही कि 50 की चाल से जा रहा है, 30 की चाल से वापस आ रहा है। तो जब दूरी नहीं बदलती है, केवल चाल बदलती है, तो इस तरह के प्रश्न के लिए एक सूत्र होता है औसत चाल का। औसत चाल बराबर 2v1 v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। यहाँ पर v1 क्या है, ए से बी तक जाने में चाल, और v2 क्या है, बी से ए तक आने में चाल। केवल इसमें हम लोग मान रख देंगे ऐसे करके, 2 × 50 × 30 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 37.5। ये इसका आ जाएगा आंसर, इसका औसत चाल। या तो आप इसको सूत्र से निकालिए, या फिर इस तरह का हम लोग जैसे पहले हम लोग किए हैं कि मतलब कि जो चाल की इसकी चाल क्या है, एक 50 है, एक 30 है, ठीक है ना। तो इन दोनों का हमको दूरी मतलब ज्ञात नहीं है, तो हम लोग दूरी ज्ञात करने के लिए इसका औसत क्या बोलते हैं, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 150 आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 150 आएगा। तो मतलब हम लोग मानते हैं कि एक तरफ से ए से बी, हम लोग मानते हैं कि एक तरफ से ए से बी तक की दूरी क्या है, 150 है। तो दोनों तरफ से वो फिर 150 जा रहा है, फिर 150 वो वापस आ रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगी कुल 300। और चाल टोटल क्या है 50 30 80 बटे 80। हम लोग यहाँ काटेंगे तभी 37.5 आएगा। ये कैसे आया है कि कुल दूरी बटे जो कुल चाल वाले से ये आया है, ठीक है ना। पर अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अब ये फार्मूला अपने दिमाग में रखिएगा कि जब दूरी नहीं बदलती है, केवल चाल बदलती है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला होता है। आप लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है ना। इसमें दिया है कि चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 60 मत अवैध पाए गए। विजेता प्रत्याशी को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 308 मतों से विजयी होता है। तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है ना। ये प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा सा मतलब लंबा हो जाएगा, पर आप लोग समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दिया है 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और जितने मत पड़े उसमें से 60 मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है ना। और विजयी प्रत्याशी ने हारने वाले को 308 मतों से हराया। हम मानते हैं कुल नामांकित मत जो थे वो थे x, कि जो भी मतलब जितना लोग ने अपना नामांकन किया था कि हमको वोट देना है, तो वो थे कितने x, ठीक है ना। तो 10% ने अपने मत नहीं डाले, मतलब नामांकित मत के 90% ने वोट डाले। कुल मत नामांकित कितने थे x, इसमें से 10% ने नहीं डाले, मतलब कि तो कितने बचे, मतलब कि 90% ने वोट डालें, तो x का 90% लोगों ने वोट डालें, तो x का डाले गए कुल मत x का 90% कर लेंगे। क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे 9x बटे 10, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आता तो बताना। अब दिया है कि प्रश्न दिया है कि जितने मत पड़े उसमें से 60 मत अवैध घोषित हो गए थे, तो कुल कितने मत पड़े थे, 9x बटे 10 पड़े थे। तो इसी में से घटेंगे जो अवैध मत हैं, क्योंकि जो इतने मत पड़ गए हैं इसमें से ही ना, मतलब कि जो अवैध मत हैं वो घटेंगे। तो कुल वैध मत बराबर कुल मत जितने पड़े और माइनस अवैध मत। कुल मत क्या थे 9x बटे 10 और माइनस अवैध मत 60, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x माइनस 600 बटे 10। ये हो जाएगा क्या, कुल वैध मत। अब दिया है कि जीतने वाले को कुल नामांकित मतों का 47% मिलता है। अब कई लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे कि इसमें दिया नहीं है कि नामांकित मतों का 47% उसको मिलता है जीतने वाले को। देखा, विजेता प्रत्याशी को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है। यहाँ पर कुल मतों का मतलब क्या, जितने भी मत वो नामांकित हुए थे उसका 47% प्राप्त होता है।
और कई लोग मतलब कि जो मतलब कि नामांकित ने जितने मत पड़े हैं उसका 47% करके करेंगे। तो अगर वो करके आप लोग करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इसीलिए हमको मान के चलना है कि कुल जो नामांकित मत थे उसका 47% उसको मिला है, ठीक है ना। तो जीतने वाले को कुल नामांकित मतों का 47% मिलते हैं। तो नामांकित मत कितने थे, एक्स थे, तो इसका 47% उसको मिलते हैं। तो एक्स का 47%, 47x/100, ठीक है ना। अब दिया है कि जीतने वाले को हारने वाले से 308 मत अधिक मिलते हैं। तो मतलब हारने वाला क्या 308 वोटों से उससे हारा है, ठीक है ना। तो हारने वाले को मत बराबर जीतने वाले को मत माइनस 308। यहाँ पे आप लोग को समझना होगा क्या है कि जो जीतने वाला है उसको 308 अधिक मत मिले हैं, तो हारने वाले को 308 उससे कम मिले हैं। तो ये जो हारने वाला है इसके बराबर जीतने वाला कब आएगा, जब उससे 308 वोट उसमें से कम किए जाएंगे, तब हारने और जीतने वाले बराबर होंगे। क्योंकि 308 अधिक पाया है, यहाँ पर बराबर करने के लिए जीतने वाले में से 308 वोट कम किए गए हैं। तो हारने वालों को मिला मत बराबर जीतने वाले को मिले मत माइनस 308। तो ये कितना हो गया 47x/100, ये जीतने वाले को मत मिले थे, और माइनस 308 ये टोटल कितना हो गया, ये हारने वाले को मत हो गए। अब देखते हैं कुल वैध मत बराबर जीतने वाले को मिले मत, कि जितने वोट पड़े वैध उसमें से जीतने वाले को मिले मत और प्लस हारने वालों को मिले मत। क्योंकि जब दो ही प्रत्याशी थे तो कुल मत क्या होगा, जो एक जीतने वालों को मिला है और जो एक हारने वालों को मिला है वही कुल मत होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर कि कुल वैध मत क्या है 9x - 600/10। तो यहाँ हम लोग कुल यहाँ से कुल वैध मत का मान रख दिए हैं 9x - 600/10। और फिर यहाँ पर क्या था, जीतने वालों को मिले मत। तो जो जीतने वालों को मिले मत क्या था 47x/100, यहाँ पर लिखे हैं 47x/100। और फिर क्या था, हारने वाले को मिले मत। तो हारने वाले को मिले मत हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था 47x/100 माइनस 308। हम लोगों ने उसका हारने वालों को मिले मत का मान यहाँ पर रख दिया। हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो x का मान आएगा वो आएगा 6200। तो जो प्रश्न में क्या पूछा था कि नामांकित मतदाताओं की संख्या, तो हम लोगों ने माना था कि नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या है, इसमें एक्स बराबर क्या है 6200। तो हो जाएगा आंसर 6200, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया, इसमें एक दे दिया है, एक इसमें वेन आरेख दे दिया है और पूछा है कि वेन आरेख एक थिएटर में आइसक्रीम और पेय पदार्थ खरीदने वाले लोगों की संख्या दर्शाता है। आइसक्रीम 3 रुपये में और पेय पदार्थ 2 रुपये में बेचे जाते हैं। तो कुल 262 रुपये खर्च हुए। कितने लोगों ने ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदे, हमको यही पता करना है। तो हम लोग जो इसमें प्रश्न में नीचे दिया होगा 22, तो ठीक है उसको आप लोगों को इग्नोर करना है, उसका कोई काम नहीं, ठीक है ना। वो ऐसे ही मतलब दिमाग घुमाने के दिया है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरा बना लिया है कि ड्रिंक और ये आइसक्रीम। तो हमको यही जो बीच में कॉमन है यही पता करना है कि कितने लोग हैं जो ड्रिंक्स और आइसक्रीम दोनों खाते हैं पीते हैं, ठीक है ना, दोनों, ठीक है ना। यहाँ पर ड्रिंक केवल ड्रिंक खाते हैं वो कितने लोग हैं, 32 लोग हैं। और केवल आइसक्रीम वाले कितने हैं, 16 लोग हैं, ठीक है ना। तो हमको यही पता करना है कि दोनों कितने लोग मतलब कि खाते पीते हैं, ठीक है ना। तो दिया है प्रश्न में कि आइसक्रीम 3 रुपये में तथा पेय पदार्थ 2 रुपये में बेचे जाते हैं। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, जो लोग दोनों खाते हैं उसमें से एक लोग क्या 5 रुपये टोटल खर्चा करेंगे। क्योंकि जो दोनों खाते हैं वो लोग आइसक्रीम खाएंगे और ये पेय पदार्थ भी लेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 3 5, मतलब कि जो वो लोग 5 रुपये एक आदमी करेगा, ठीक है ना। इसको दिमाग में रखना कि एक आदमी 5 रुपये खर्च करेगा, ठीक है, जो लोग दोनों यूज करते हैं। और केवल पेय पदार्थ खरीदने वालों की संख्या 32 है, ठीक है ना। तथा केवल आइसक्रीम खरीदने वालों की संख्या 16 है। और हमें पता करना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो पेय पदार्थ और आइसक्रीम दोनों खरीदते हैं। और कुल खर्च जो हो रहा है वो 262 रुपये हो रहा है, ठीक है ना। ये इतने लोगों के बीच में जो टोटल खर्च हो रहा है वो 262 रुपये हो रहा है। तो हम लोग मानते हैं माना पेय पदार्थ और आइसक्रीम दोनों खरीदने वालों की संख्या P है, उनकी संख्या P है। और यहाँ पर हमने क्या माना था कि एक लोग 5 रुपये खर्चा करेगा, क्योंकि वो तो दोनों खाए पिएगा तो 5 रुपये खर्चा करेगा लोग। तो हम लोग माना आइसक्रीम और पेय पदार्थ खरीदने वालों की संख्या P। तो पेय पदार्थ और आइसक्रीम दोनों खरीदने वालों द्वारा खर्चा रुपये P संख्या थी। और 3 + 2 मतलब 5 रुपये एक खर्चा करेगा। तो मतलब क्या
दोनों खर्चा करने वालों जो जो मतलब कि जितना रुपया खर्चा करेगा वो कितना 5p, क्योंकि एक जो है वो 5 रुपये खर्चा कर रहा है, उनकी संख्या p है। तो टोटल खर्चा करने वाले दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, दो लोग दोनों पर खर्चा करते हैं, उनकी संख्या क्या 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 हो जाएगी, मतलब उनकी संख्या नहीं, मतलब उनकी संख्या तो p थी। हम लोग ने माना था कि जो लोग दोनों खर्चा करते हैं उनकी संख्या p थी, पर वो लोग कितना रुपये खर्चा करते हैं, तो उनकी संख्या बराबर एक लोगों द्वारा किया गया खर्चा। तो एक लोगों द्वारा किया गया खर्चा 5 था, उनकी संख्या तो p थी, तो 5p हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। केवल पेय पदार्थ खरीदने वालों द्वारा खर्चा रुपये, पेय पदार्थ कितने लोग मतलब ले रहे थे, 32 लोग। अब पेय पदार्थ कितने का मिल रहा था, 2 रुपये का, तो 32 गुणे 2, तो पेय पदार्थ पर खर्चा रुपये कितना हुआ था, 64 रुपये। और केवल आइसक्रीम खरीदने वालों द्वारा खर्चा रुपया, आइसक्रीम कितने लोग खरीद रहे थे, केवल 16 लोग, ठीक है ना। तो 16 गुणे 3, आइसक्रीम 3 रुपये का था, तो 16 गुणे 3 48, तो मतलब कुल खर्चा बराबर क्या हो जाएगा, कुल खर्च रुपये मतलब कि बराबर क्या हो जाएगा, केवल पेय पदार्थ पर खर्च क्या है 64, केवल आइसक्रीम पर खर्च प्लस ये क्या है 48, फिर प्लस दोनों पर खर्च, जो लोग दोनों पर खर्च कीजिए, ये टोटल खर्चा होगा, ठीक है ना। तो केवल पेय पदार्थ पर खर्च क्या है 64 है, और केवल आइसक्रीम पर खर्च क्या है 48, और दोनों पर खर्च क्या आया था 5p, और यहाँ पर कुल खर्च रुपया क्या है 262। तो हम लोग इसको सॉल्व करके यहाँ से p का मान निकालेंगे, तो p बराबर आएगा 30। हमने p क्या माना था कि माना पेय पदार्थ और आइसक्रीम दोनों खर्च करने वालों की संख्या क्या थी, p, तो p यही था, दोनों जो लोग खर्च करते हैं, तो p का मान क्या आ जाएगा 30। मतलब जो 30 लोग होंगे वो पेय पदार्थ भी खरीदेंगे और ये आइसक्रीम है वो भी खरीदेंगे, ठीक है ना। आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप लोग पूछना, क्योंकि आपकी सफलता से ही हमारी सफलता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 101, ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर 101 में कुछ नहीं है, बस इसमें बच्चे थोड़ा ग्राफ देख के थोड़ा बहुत मतलब डर जाते हैं, जबकि ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको बस देखना है कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद तो सब कुछ ईजी होता है। इसमें दिया है एक इसमें आलेख का विश्लेषण करने के लिए दिया है, और पूछा है इसमें कि किस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो अगर आप लोग ग्राफ को देख के नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका यहाँ पर नीचे लिख कर भी दे दिया है कि 1992 से 1993 तक 2520 रुपये का हुआ था, और 93 से 1994 तक 4201 रुपये का हुआ था, और 1994 से 1995 तक 3720 रुपये का हुआ था। ऐसे ही पूरा दे दिया है। अब पूछा है कि किस वर्ष वृद्धि अधिक हुई थी, तो आप लोग घटा के भी चेक कर सकते हैं ऐसे भी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ईजी है, आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अंतर है वो ऐसा है कि आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग घटाएंगे, देख लेंगे 4200 माइनस 2500 ये 20 करेंगे, देखते हैं इसी का अंतर ज़्यादा आएगा। अब पूछा क्या है प्रश्न में, पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि किसमें ज़्यादा थी, तो जहाँ पर अंतर ज़्यादा होगा वहीं पर प्रतिशत वृद्धि मतलब कि ज़्यादा भी होगी उसी हिसाब से। यहाँ पर 1992 से 93 तक 2520 था, पर 1993 से 1994 तक 4201 रुपये हो गया, मतलब क्या यहीं पर प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा दिख रही है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 1993 से 1994 तक प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा हुई है, ठीक है ना। प्रश्न में कुछ है नहीं, ठीक है ना। अगर प्रश्न फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मैं पूरा ग्राफ बना के अच्छे से आप लोग को समझाऊंगा। और प्रश्न नंबर 105, ठीक है। प्रश्न नंबर 105 में थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मतलब क्या आ ही नहीं रहा, मेरा ही नहीं, मतलब मैंने हर जगह तलाश लिया, मतलब कोई इसका आंसर बताया ही नहीं है सही, ठीक है ना। कि जितना आंसर ये टेक्स्ट बुक में दिया 82 आंसर, ठीक है ना। तो 82 जितने भी लोगों ने सॉल्व किया किसी का 82 आंसर नहीं आया, मैंने गूगल से हर जगह चाहे GPT वगैरह से सॉल्व करा लिया, 82 आंसर किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इस प्रश्न में कुछ दिक्कत थी, क्योंकि ये 30 की सेकंड शिफ्ट है, तो इसमें कुछ प्रश्न कैंसिल भी हुए थे, तो पता नहीं शायद हो सकता है ये भी प्रश्न कैंसिल हुआ हो। और टेक्स्ट बुक में भी आप लोग इस पर ध्यान से देना कि इसको 4% लोगों ने कर पाया है, जबकि ये प्रश्न अगर सही होता तो ये बहुत ईजी प्रश्न है, पर प्रश्न थोड़ा ये मतलब इसका बैठ नहीं रहा, क्योंकि इसमें दिया है, इसमें जो दिया है कि जो वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाले लोग हैं उनका मतलब उसमें मान दिया है कि वो जो पुरुष खरीदते हैं महिलाएं खरीदती हैं, पर पूछ लिया है आंसर किसका, ये जो ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या पूछ लिया है। तो वो आदमी निकाल ही नहीं सकता है ब्लूबेरी खरीदने वाले आइसक्रीम की जो महिलाएं हैं उनकी संख्या, क्योंकि कोई इसमें लिंक दिया ही नहीं कि ब्लूबेरी वाली आइसक्रीम खरीदती हैं, उनको कैसे कोई निकालेगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है कि मतलब मुझे लगता है ये प्रश्न कैंसिल हुआ होगा, ठीक है ना।
और पता है कुछ मतलब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग को बहुत डरावने लगते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब आप उनका सॉल्यूशन देखते हो तो वो बहुत इजी लगने लगते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप लोग देखो कि रीजनिंग के प्रश्न देखो, जो आपको नहीं आ रहे हैं वो तो मतलब नहीं आ रहे, आप लोगों ने टेस्ट दिया, फिर बाद में ना उनको देख कर डरना नहीं है, ठीक है ना। उनको जाके सोल्यूशन में आप देखोगे ना तो उनका कोई तर्क ही नहीं होता है, मतलब कि बिना तर्क के वो लोग ऐसे ही कुछ कुछ भी दे देते हैं, फिर बाद में उनको देखते हो कि वो ये तो ऐसा किया है, तो आपको जाकर उनका सोल्यूशन देखना है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग को प्रश्न संख्या कमेंट करना है, ठीक है ना। हम रीजनिंग के प्रश्न भी आपको अच्छे से बताएंगे, अगर नहीं समझ में आता है पहले आप उनका सोल्यूशन देखना। हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 112 था यहाँ पर, जो भी ये भी दिया है, इसको भी बहुत सारे बच्चे पूछ सकते सर कैसे होगा। तो इसका दिया था 138 दिया था, और ये 18 पर 3 कर दिया था, और फिर यहाँ पर ऐसे किया था, फिर 723 किया था, फिर पूछा था यहाँ पर कि क्या होगा। इसमें मेरे हिसाब से कुछ लॉजिक नहीं लगाया, बस क्या किया है, जो एक है 8 लिखा है, फिर 3 वाले को ऊपर कर दिया। उसी तरह यहाँ पर क्या है, इसे हम लोग यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा और 3 होगा, फिर ऊपर 2 हो जाएगा। इसी तरह सिंपल कुछ नहीं, बस ये यही किया है। मतलब जो रीजनिंग क्वेश्चन थे बिना लॉजिक के सब लोग ऐसे लगाते हैं, तो इसका ऐसे कर दिया कि पहले यह क्या था, 1 था, फिर लास्ट का लिया 8 लिया, फिर बीच वाला ऊपर कर दिया। इसी तरह 7 लिया, 3 लिया, बीच वाला ऊपर कर दिया है, तो इसका यही आंसर होगा 112 वाले का। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखकर बहुत सारे बच्चे मतलब डर रहे थे, पर इसको डरना नहीं है, बस आप इसको थोड़ा सा हिम्मत करके करने का ना तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, प्रश्न ये था, इसमें ये ऐसे ही करना है। ये क्या है, 1024, ये क्या होता है, 2 पे 10 का घर, इस पर 2 पे 10 घात का मान होता है, ठीक है ना। केवल इसको ऐसे तोड़ते चले जाना, इसका 2 पे 10 घात करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 पे 2 लिख के इसको ऐसे कर लेंगे, फिर इसको 2 पे, फिर ये ऐसा है, ये क्या है, ये 16 पे n है तो ये 2 पे 4 हो जाएगा, तो 2 पे 4 n हो जाएगा, गुणे ये भी 2 पे 2, फिर n-1 ऐसे हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पर 5 से 10 कट जाएगा तो क्या आएगा, 2 पे 2 n आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, 2 का अंदर गुणा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिर यही सेम हम लोग लिख लिया गया है। और जो यहाँ पर क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो होता है कि ए पे m गुणे ए पे ये ए पे n क्या होता है, ए पर m प्लस n होता है। और अगर यही मान लीजिए ए पे मान लीजिए m अब बटे ए पे n है, तो ये क्या होता है, ए पे m माइनस n होता है, ठीक है ना। तो इसी के फार्मूले से यहाँ पर क्या था, 2 पे 2n-2 था, जिसको हम लोगों ने जो -2 था इसको 2 पे 2 करके हम लोगों ने नीचे ला दिया है, बड़े बट्टे में ला दिया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना हम लोग को, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर काट पीट के यहाँ पर लेके आएंगे, तो यहाँ से ये 2 नीचे है तो 2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ पर ऊपर आएगा तो 2 पे 2 क्या 4 आ जाएगा, और 2 पे 6n, 2 पे यहाँ पर 6n यहाँ पर भी जुड़ के आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, बचे क्या 4 × 4 क्या जाएगा, आंसर 16 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, बच्चे इसको देख कर मतलब कि डर जाते हैं, लेकिन मैं इसको बताऊंगा तो आप इसको आराम से समझना, अच्छे से कर लोगे, कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है ना। बस प्रश्न बहुत बड़ा दिया है। इसमें दिया है कि नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 भारतीय भोजन का विकल्प चुना। कि 600 लोग आए थे, मतलब 600 लोगों को बुलाया गया था, आए नहीं थे 600 लोगों को क्या लिखा है, आमंत्रित 600 मेहमानों में से, तो बुलाए गए थे 600, ठीक है। तो उसमें से 250 लोगों ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना, भारतीय भोजन खाया। 175 ने इतालवी भोजन और 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इतालवी भोजन दोनों खाया, और 10 ने इतालवी और कॉन्टिनेंटल दोनों भोजन खाए, और 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल भोजन दोनों खाए। 7 मेहमानों ने तीनों भोजन खाया, तो कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए। हम लोगों ने यहाँ पर पूरा वही लिख लिया, ठीक है ना, कि किन लोगों ने कितना कितना खाया। इसमें 3 लोग हैं, भारतीय और इतालवी और कॉन्टिनेंटल, हम तीनों का हम लोग ग्राफ पहले बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ठीक है ना, ठीक है ना। अब प्रश्न हम लोग देखते हैं पहले क्या, कि जो कॉमन है क्या है, मतलब कि भारतीय और इतालवी खाने वाले क्या हैं, 15 लोग हैं। तो ये दोनों कॉमन है, तो भारतीय और इतालवी का कॉमन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो भारतीय इतालवी खाने वाले कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। फिर क्या देखते हैं, इतालवी और कॉन्टिनेंटल खाने वाले कितने हैं, 10 लोग हैं। इतालवी और कॉन्टिनेंटल खाने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है ना। अब भारतीय और कॉन्टिनेंटल खाने वाले कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। भारतीय और कॉन्टिनेंटल खाने वाले कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो 20 लोग हैं। अब फिर क्या दिया है, जो तीनों खाते हैं वो कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तीनों खाने वाले कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अब फिर हम देखते हैं
कि भारतीय खाने वाले कितने लोग हैं, 250 हैं। तो जो भारतीय खाने वाले 250 हैं, तो भारतीय खाने वाले ये भी हैं, 20 ये भी हैं, 7 ये भी हैं, 15 ये भारतीय खाने वाले ये भी हैं। तो ये जो 20 और 15 और 7 ये हैं, ये इन जो ये 250 भारतीय खाने वाले हैं, इनमें ये लोग शामिल होंगे, ठीक है ना। तो जो ये खाने वाले हैं केवल भारतीय खाने वाले, इनकी संख्या निकालने के लिए हम लोग को इनमें ये इसको जोड़ करके 20 और 15 35 और 7 42, तो 250 में से हम लोग घटाएंगे, ठीक है ना। केवल हमको भारतीय जो खाए हैं उनकी संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो हम लोग इसको यहाँ पर घटा लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 208, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, भारतीय केवल खाने वालों की संख्या क्या है, 208, ठीक है ना। तो इसी तरह जो इटालवी खाने वाले हैं वो क्या हैं, इसमें दिया है 175, पर इटालवी ये 15 लोग भी खाते हैं, ये 7 लोग भी खाते हैं, ये 10 लोग भी खाते हैं। तो इनको हम लोग इसमें से घटा लेंगे तो केवल इटालवी खाने वालों की संख्या आ जाएगी। तो 15 और 10 25 और 7 क्या हो जाएगा, 32। तो इसमें हम लोग 175 में से 32 घटाएंगे तो 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, कितना, 143 आ जाएगा केवल इटालवी खाने वालों की संख्या। इसी तरह क्या दिया है, केवल कॉन्टिनेंटल खानों की संख्या क्या दिया है, 100 दिया है। तो हम लोग कॉन्टिनेंटल ये 20 लोग भी खाते हैं, ये 10 लोग भी खाते हैं, ये 7 लोग भी खाते हैं। तो ये क्या, टोटल 20 10 30 3 7 37 लोग को हम लोग माइनस करेंगे तो केवल कॉन्टिनेंटल खाने वालों की संख्या आ जाएगी। कितना आएगी कॉन्टिनेंटल खाने की संख्या, आएगी 63। यहाँ पर 63, ठीक है ना। यहाँ पर केवल कॉन्टिनेंटल खानों की संख्या 63 आ जाएगी। अब क्या दिया है देखिए, क्या बोला प्रश्न में कि कितने मेहमान नहीं आए, मतलब इतने लोगों ने कुछ न कुछ खाया है। तो जो लोग आए थे वो कुछ न कुछ खाए हैं, जो लोग नहीं आए हैं वही लोग नहीं खाए होंगे। तो हम लोग सबको जोड़ लेते हैं, 208 को जोड़ लेते हैं, 43 को जोड़ लेते हैं, 63 को जोड़ लेते हैं और इन सब को आपस में जोड़ लेते हैं। तो हम लोग जोड़ते हैं 208, 143 और 63, और फिर ये बीच वालों को जोड़ते हैं, 20 15 10 और 7, इनको हम लोग टोटल जोड़ते हैं। तो हम लोग जोड़ते हैं टोटल, इसको हम लोग कितना, 8 3 11 11 3 14 14 5 19 19 और 7 क्या लगा, 26 26 को 6, और फिर यहाँ पर हाथ लगा 2 4 6 4 10 10 2 12 12 2 14 14 2 कितना लगा, 16 16 को 6, हासिल लगा 1 2 1 3 हासिल 1, क्या जाएगा 4। मतलब क्या, 466 लोगों ने टोटल कुछ न कुछ खाया। अब बुलाए कि कितने गए थे, 600 लोग बुलाए गए थे, पर खाया 466 लोगों ने। तो कितने लोग नहीं आए, क्योंकि जितने लोग आए उन्होंने कुछ कुछ खाया था। कितने लोग नहीं आए, इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 134, मतलब क्या, 134 लोग नहीं आए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको आसानी से सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा और बताना, मैं फिर से आपको बताऊँगा। आपको अगर और कोई प्रश्न में डाउट हो, अगर कोई प्रश्न मान लो ये समझ में नहीं आता है, रीजनिंग का हो या फिर कोई और भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट में उस प्रश्न को लिख दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मैंने सारे क्वेश्चन मतलब कि अगर नहीं करा पाया, मतलब कि अगर कराया हो कि मुझे जो लगता हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो आप उस प्रश्न का नंबर बता देना, वो प्रश्न मैं अगले वीडियो में उसको करा दूँगा, ठीक है ना। तो मतलब कि टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि आपकी कामयाबी से ही हमारी कामयाबी है। और अगर मान लीजिए वीडियो की क्वालिटी में कुछ आपको ख़राबी दिखती है कि सही से वीडियो नहीं दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, तो आप लोग हमको बताएं, ठीक है ना। हम इसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो की क्वालिटी कम आती है, फिर कुछ भी आवाज़ में दिक्कत आती है, आप लोग बताइएगा, हम उसको और सुधार करने का प्रयास करेंगे।